नमस्कार। करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं हिमालयन साइंटिस्ट डीपी डोभाल जी। और जैसा कि आपको पता है कि जो चमोली में जो ऋषि गंगा और धौली में जो बाढ़ की स्थिति आई है और उसके बाद लगातार जनता के बीच में ये सवाल बन रहे हैं, तरह तरह की भ्रम की स्थिति है। आइए समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से कि आखिर हुआ क्या होगा। डॉक्टर साहब, क्या पॉसिबिलिटी रही होगी वहाँ? जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो हमने अध्ययन किया, जो मैंने वहाँ की टोपोग्राफी देखी, जो मेरा अपना नॉलेज है, मेरे साथ वहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है। उन दो चीज़ों में यह है कि या तो वहाँ पर कोई लेक रही, ग्लेशियर लेक रही, और ऊपर से कोई एवलांच गिरा, क्योंकि आजकल जो है सब चीज़ फ्रोजन है, क्योंकि जाड़ों का मौसम है तो ज़्यादा मेल्टिंग कुछ होता नहीं है, और ग्लेशियर सब सॉलिड हैं आजकल फ्रोजन स्थिति में। पर जो लेक रहे हो सकता है कि लेक भी फ्रोजन, मोस्टली फ्रोजन में रहती है, पूरा जमी रहती है। तो हो सकता है कि अभी कुछ दिन पहले जो है स्नोफॉल हुआ 2 दिन। आप सभी लोगों को पता है कि पूरे हिमालय में काफ़ी स्नोफॉल हुई थी। मसूरी तक जो है स्नोफॉल करीब आधा फीट 1 फीट तक हुई थी, तो वहाँ करीब 4-5 फीट तक स्नोफॉल हुई होगी। तो जो स्नोफॉल हुआ उससे एक सडनली जो है फिर मौसम क्लियर हो गया। उस स्नो को टाइम नहीं मिला कंसोलिडेट होने के लिए। वो ऐसा कैसा एकदम से मौसम साफ हो गया, बर्फ़ नहीं गिरी, मौसम साफ हो गया, तो उसने एक सडनली एक उसमें मेल्टिंग होना शुरू हो गया, और एक जो है एवलांच क्रिएट हो सकता है उसमें। एवलांच मतलब स्नो का एवलांच। जब 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 एवलांच क्रिएट होता है, जब कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो वो रोड हो गया आता है अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, रॉक फ्रैगमेंट, रॉक, और आपका पूरा डेब्री को उठा कर ले आता है सब, जितने भी हो। जैसे आपका डोजर होता है उसी ढंग से काम करता है। और वो हो सकता है कि उसमें थ्रस्ट पड़ गया है, लेक के ऊपर पड़ गया है, और सीधा पानी आएगा, क्योंकि जो इसी स्थिति है, जो पानी की स्थिति जो नीचे आ रखी है, उसका बिल्कुल शॉर्ट पीरियड है, 5 से 10 से 15 मिनट का पीरियड है उसमें। तो मतलब ये वो साफ दिखा रहा है कि जो भी इसमें पानी आया, जो भी इसमें बाढ़ फ्लड आया, वो कहीं पानी इकट्ठा हुआ था, पानी एक्यूमुलेट हुआ था, और एक्यूमुलेटर से ऋषि, आपके कहने का मतलब ऋषि गंगा फ्लो कहीं ना कहीं चौक हुआ। मैं इसमें दोबारा आऊँगा। तो कोई लेक टूटी तो उस लेक का पानी जो एक्यूमुलेट हुआ था वो आ गया। अगर कोई लेक नहीं टूटी, अगर हम कई लोग बोलते हैं, कई मैं भी समझता हूँ कि वो उधर ज़्यादा बड़ी लेक थी नहीं क्या करके, या आजकल लेक सब फ्रोजन थी, तो ये भी हो सकता है कि जो एवलांच आया या रॉक फॉल आया, उसने जो है ऋषि गंगा को चोक कर दिया। अब वो ये प्रोसेस करीब 1-2 दिन तक रही होगी पहले से, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, या जिसकी कोई सूचना नहीं थी। तो वो जब उसने जो है ऋषि गंगा को जब चोक कर दिया है, तो पानी वहाँ पर कुछ बढ़ता रहा, पानी पूरा ब्लॉक हो गया है, तो एक लेक उसमें डेवलप हुई। तो क्योंकि मेटेरियल जो है कच्चा मेटेरियल था, ये कोई सॉलिड रॉक नहीं था, ये ग्लेशियर के द्वारा उसमें स्नो भी थी, आइस के टुकड़े भी थे, और डेब्री भी थी, रॉक फ्रेगमेंट सब थे। तो वो एक ज़्यादा पक्का स्ट्रक्चर नहीं होता वो। तो जैसे ही पानी बढ़ा, पानी का वेट बढ़ा, पानी का फ्लो ऊपर बढ़ा, तो उसको वो बियर नहीं कर पाया, और सडनली वो ब्रस्ट हो गया। तो जब ब्रस्ट हुआ, टूटा, तो वो अगेन सेम प्रोसेस, पूरा पानी जो है आपका जो है रिवर का फ्लो, वहाँ पर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप ऋषि गंगा से ऊपर जाओ तो 5 किलोमीटर के लगभग जो है डेंस फॉरेस्ट है, जिसमें ये रिवर बहती है, और वो रिवर एकदम नैरो जोन में बहती है, कभी रिवर दिखाई नहीं देती है। तो वो पानी जो है सब इकट्ठा हो करके इतना फोर्स आया कि रास्ते से भी उसने बहुत सारे रॉक फ्रेगमेंट, सॉयल, मिट्टी जो भी मिला उसको सबको ले करके फर्स्ट अटैक उसने जो है, जहाँ पर वैली खुली ऋषि गंगा की, वहाँ पर जो है जो आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट था उस पर अटैक किया, उसको ले करके फिर तपोवन तक पहुँचा। तो जब मैंने वहाँ रेनी में भी किससे बात की, लोगों ने बताया, तो वहाँ कहते हैं 15-20 मिनट तक से ज़्यादा पानी रहा नहीं, उसका वहाँ का पानी फ्लो जो है नॉर्मल हो गया। और वही कंडीशन तपोवन में हुई, वो पानी सीधा आया, तो उन्होंने जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था उसको उसने पूरा वॉश आउट कर दिया। कुछ पानी जो है टनल के अंदर भी चले गया, जो टनल बन रही है, वहाँ काफ़ी लोग थे। ये अभी जैसे मैं कल रात को न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू का काम अभी भी चल रहा है, तो देखते हैं कितना ये होता है। तो ये जो ये इवेंट था, ये एक अनएक्सपेक्टेड एक छोटा सा टाइम पीरियड के लिए था। तो जो इसकी कंडीशन है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो हम इसका जान, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ये पानी एक्यूमुलेट पानी है। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि हिमालय में झील बनी, जैसे चौराबाड़ी ग्लेशियर में झील बन गई थी,
तो इस तरह की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि सर्दियों का मौसम था। एक सवाल ये भी था कि सर्दियों का मौसम है, क्या सर्दियों के मौसम में इस तरह वहाँ झील बन सकती है? ना, वो झील तो ग्लेशियर में आजकल बन ही रही है, काफ़ी झीलें हमने बनाए। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो हमने एक बार स्टडी की थी, लगभग जो है 1200 के 1250 के लगभग हमने जो है हिमालय उत्तराखंड में जो है झीलें हैं, जिनमें कुछ परमानेंट हैं, अच्छी स्टेबल झीलें हैं। जैसे आपका हेमकुंड साहिब हो गया, आपका कालिंदी वाली झील हो गई है, जो उनको हम सर्क ग्लेशियर बोलते हैं, सर्क लेक बोलते हैं, जो किसी हार्ड रॉक पर बनी हुई है और एक उसको स्पेस मिल जाता है, तो उसमें और उसमें आउटलेट भी प्रॉपर आउटलेट है। जैसे जैसे पानी बढ़ता है तो वो बह के बाहर आ जाता है। पर कुछ लेकर जो ग्लेशियर के अगल बगल बनती है, जो एकदम लूज मटेरियल बनती है, तो वो एकदम ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते, क्योंकि मेल्टिंग का पानी जो है 3-4 महीने उनको मिल पाता है, तो वो फिर कहीं कहीं डिसअपेयर हो जाती है। उनको हम अनस्टेबल लेक बोलते हैं। कई लेकें जो है ग्लेशियर के ऊपर ही बन जाती है मेल्ट वाले, क्योंकि हमारा ग्लेशियर जो है डेब्री कवर है, डेब्रीज बहुत है उसमें, तो वहीं बन जाती है, तो वो सब अनस्टेबल। आपका मतलब जो डेड ग्लेशियर है वो भी झील बनाते हैं क्या? डेड ग्लेशियर के जो असम जो डेड ग्लेशियर है वो नीचे होते, ग्लेशियर के नीचे होते हैं। वो करीब उसका जो है 1 किलोमीटर का रेंज होता है, जहाँ पर ये आपको इसकी संभावना होती है डेड बनने की, क्योंकि वो क्या होता है, वो डेब्री होती है, वो डेब्री से दब जाता है, ग्लेशियर पीछे चले जाता है, तो वो डेब्री जो है के नीचे ग्लेशियर दबा रहता है। जैसे चोराबारी में क्या हुआ, लोगों ने कहा कि कोई बड़ा ग्लेशियर टूटा क्या, जो यहाँ भी बोल रहे हैं, तो क्या है कि जो डेब्री जो है लेक टूटी, लेक ने जो है पूरा मटेरियल उसको इरोड करके लाया, तो तब हमें पता चला कि यहाँ नीचे पूरी आइस थी क्या करके, तो वो आइस जो है पूरी लेके आया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर भी जो है ऋषिकेश में भी ऐसी प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि ग्लेशियर के बाद जो है 1-1.5 किलोमीटर का जो जोन होता है वो लगभग फर्स्ट जोन होता है, उसमें डेड आइस की संभावना बहुत होती है। ऊपर से पूरा डेब्री बड़ा पड़ता है, छोटे माउंट बन जाते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि सरफेस में अनइवन होता है, प्लेन नहीं होता है, तो इससे ये लगता है कि नीचे कहीं ना कहीं मेल्टिंग हो रही है, जिससे सरफेस अनइवन बन जाता है। तो हो सकता है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि एवलांच, पर इसमें कोई एवलांच या कोई लैंडस्लाइड का बहुत बड़ा रोल है जिसने ये आपदा क्रिएट की। डॉक्टर साहब, एक जनरल टेंडेंसी है, वो जो लोग ये समझ रहे हैं, वो उनको 2 चीज़ों से और जोड़ रहे हैं कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग का एस्पेक्ट है, और दूसरा ये जो हम हिमालयी क्षेत्रों में जो बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ करने लगे हैं, जैसे बांध बन रहे हैं, बहुत सारे बांध प्रोजेक्ट बन रहे हैं और वहाँ ब्लास्टिंग हो रही है, तो क्या इससे भी हिमालय को खतरा है? देखो, अगर आप हिमालय के पर्सपेक्टिव देखो तो हिमालय अपने आप में एक यंगेस्ट माउंटेन चेन है पूरे वर्ल्ड में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा यंग माउंटेन चेन हिमालय है, और सबसे ऊंचा भी यही है हिमालय, कि सब एवरेस्ट से ऊंची पीक है। तो ये अभी जो है अंडर एक्टिविटीज़ में चल रही है, कहीं ना कहीं न्यूट्रन एक्टिविटीज़ में होती रहती है। जैसे आपका जो है सेस्मिक जोन 5 में भी ये आता है, तो यंगेस्ट होने के साथ साथ जो है इसमें न्यूट्रन एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है। तो ये ऑलमोस्ट हम इसको फ्रीजाइल मानते हैं कि बहुत कमज़ोर भी है क्या करके, क्योंकि यंग है, सॉलिड नहीं है। तो और उसी हिमालय में लगभग जो है हमारे पास 10,000 ग्लेशियर हैं, जो और उसके अलावा जो है स्नो कवर है, माउंटेन जो स्नो होती है, तो एक बहुत बड़ा पानी का भंडार हमारे पास ये है। तो उसमें आजकल जो है ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं। आप जैसे आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की, क्योंकि इसमें जो है सीजनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो गई है। स्नोफॉल का टाइम चेंज हो गया है। पहले स्नोफॉल अक्टूबर से शुरू हो जाती थी, अब स्नोफॉल जो है जनवरी मार्च अप्रैल में तक। तो ये टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर में डिफरेंसेस के कारण हो रही है। अब जिससे क्या है कि एक कंटिन्यूटी टूट रही है, जो एक लिंक होता है वो टूट रहा है। जैसे मतलब कि अक्टूबर से जो है लगातार स्नोफॉल होता था, आपको जनवरी फिर जाता था, तो उसको टाइम मिलता था डिकम्पोज होने के लिए, सॉलिड होने के लिए। आज गिरा, फिर 10 दिन बाद गिरा, तो नीचे वाला जम जाता था, ऊपर वाला फिर उसको टाइम मिलता था, क्योंकि सरफेस जो है ठंडी हो जाती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल स्नोफॉल हो रहा है, फिर एकदम से जो है ड्राई हो जा रहा है, या कभी स्नोफॉल हो ही नहीं रही। जैसे इस साल बहुत कम स्नोफॉल हुई है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो स्नो गिर रहा है उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो एक्यूमुलेट हो जाए, उसको कॉम्पैक्ट हो जाए। मतलब क्योंकि जो फ्रेश स्नो होता है वो उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, लेकिन जैसे ही वो गिरता है, फ्रेश स्नो गिरता है, 1 दिन में 2 दिन में उसका वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, उसकी क्रिस्टल जो उसका शेप साइज है, ग्रेन साइज बढ़ जाते हैं। तो वो एक प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है स्नो से ग्लेशियर बनने के लिए।
तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो उस लेक कभी कभी एवलांच का रूप ले लेती है। एवलांच के रूप में वो टूट जाता है, या नीचे उसके आय जिसके नीचे आइस है वो भी टूट जाती है। तो वो एक जस्ट लाइक एक लैंडस्लाइड जैसा काम करता है। तो जब नीचे गिरता है तो अगर कोई लेक है तो लेक टूट जाती है, या कोई जो लूज मेटेरियल है उस पर जब कोई स्ट्रेस पड़ जाता है तो वो भी टूट जाता है। वहाँ से पानी क्रिएट कर जा करके, या रिवर को कभी कभी चोक, थोड़ी नीचे की साइड हुआ तो रिवर को भी चोक कर देता है। तो ऐसी घटनाओं का ये इनिशियल स्टेज जो बनती है। डॉक्टर साहब, जैसे विंटर में पहले कभी हमने सुना नहीं कि विंटर फायर हो रही है, लेकिन चमोली में, रुद्रप्रयाग में पिछले दिनों फॉरेस्ट फायर बहुत हुई है। तो क्या इसका असर भी हमारे ग्लेशियर्स पे और हिमालय के एनवायरनमेंट में पड़ता है? अब देखो आजकल यह है कि जो ये भी मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ कि आजकल फॉरेस्ट फायर हो रहा है, क्या करें, वैसे होता नहीं फॉरेस्ट फायर। कहीं फॉरेस्ट फायर जो है लोग ना आग बुझने लगा दी, ये भी हो सकता है, घास फूस के लिए ये भी हो सकता है, कुछ हो सकता कह नहीं सकते हैं। पर जो भी अगर फॉरेस्ट फायर है, इसका जो धुआं निकलता है जिसमें गैस निकलती है, स्यूट ब्लैक कार्बन, तो उसके कुछ न कुछ ऊपर पहुँच जाते हैं वायुमंडल में। और फिर जो है जब स्नो गिरती है, स्नो के साथ नीचे आ जाते हैं। तो जब ग्लेशियर में ये पड़ जाते हैं तो ब्लैक कार्बन तो उसको ज़्यादा ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट करते हैं। पर इसमें ये प्रोसेस भी नहीं है। अगर वो फॉरेस्ट फायर भी हुई है तो ग्लेशियर इतना स्नोफॉल इतना हुआ ही नहीं कि वो सब डिस्प्यूट हो गया होगा, क्या करके वो तो कहीं आगे निकल गया होगा। पर यह है कि हो सकता है फॉरेस्ट फायर भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल करता है। लेकिन हमने इसका भी अध्ययन किया था तो हमें ये लगा कि इसमें जो हमें डस्ट मिली, या जो मैं छोटे छोटे पार्टिकल मिले कार्बन के या और एरोसोल के, ये ज़्यादा जो है वेस्ट इंडीज से आते हैं, यहाँ के कम है। इवन दिल्ली वाला जो आपका पराली वाला उसका भी बहुत कम इम्पैक्ट। ये वेस्ट इंडीज से आते हैं? हाँ, वेस्ट इंडीज से। अच्छा, वेस्ट इंडीज से आते हैं हमारे जो, हाँ, जहाँ से हम ये वो आता है, हाँ, यूरोप साइड से भी काफ़ी उसका काफ़ी कंसंट्रेशन है। वो एक छोटी स्टेडियम ने की थी तो हमें ये उसमें ये मिला था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जितने भी हैं और जिस हिसाब से वहाँ उत्तराखंड में बन रहे हैं, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या वो हिमालय के लिए कितनी बड़ी चुनौती वो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं? हाँ, देखो एक्चुअली में आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना कोई बड़ी बात नहीं है। उसको डेवलपमेंट वो बनना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो चाहिए, और हमारे पास पानी का स्टोर भी है तो उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम इसकी प्लानिंग करते हैं, जो हम इसकी DPR तैयार करते हैं, वो उसमें हम जो है ग्लेशियर का पार्ट रखते ही नहीं है। अच्छा, कि हाँ, स्टडी होती नहीं, वो स्टडी होती नहीं है। थोड़ा आप अपना डिस्चार्ज देख लेते हैं, वो आज पानी मिल रहा है, पर ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास पीछे पानी कितना स्टोर है, कितना पानी हमें आ सकता है, या हमारे पीछे इतने सारे ग्लेशियर हैं, इस वैली में इतने ग्लेशियर हैं, कहीं 20 ग्लेशियर हैं, कहीं 50 ग्लेशियर हैं। उन ग्लेशियर की स्थिति क्या है, क्या वो ग्लेशियर बहुत ज़्यादा खिसक रहे हैं या बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं, या वहाँ पर कोई एवलांच का फ्रीक्वेंसी क्या है, एवलांच कितने आते हैं, या कोई लेक डेवलप हो रहा है, डेड आइस का एरिया कितना, फर्नफॉस का एरिया कितना है, ये इसका कोई डेटा जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, आपका पूरा बेस जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट बेस जो है पानी है, लेकिन उस पानी का हिसाब क्या है ऊपर से वो आपको कोई पता नहीं है। उससे आपका क्या क्या नुकसान होने वाला है, पूरा फ्रेजाइल जोन है, सेस्मिक जोन में वो आता है। तो ये इसका अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट बने हाइड्रो प्रोजेक्ट पहाड़ों में, तो उसमें ग्लेशियर वाला पोर्शन जरूर रखना चाहिए कि हमारे पास ग्लेशियर कितने हैं, ग्लेशियर की स्थिति क्या है, क्या क्या वहाँ पर कोई बड़ी लेक बन रही है, या वहाँ पर का एरिया कोई फ्रेजाइल एरिया है, या वहाँ पर लैंडस्लाइड की फ्रीक्वेंसी क्या है, एवलांच की फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। ये सब चीज़ें जो है इसका अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो, ये काम भी आपका इससे पहले भी ये काम स्टार्ट होना चाहिए, प्रीलिमिनरी स्टडी पहले हो जानी चाहिए, उसका वहाँ पर रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। आपको वहाँ पर आपका क्लाइमेट के लिए कोई डेटा का लिए कोई इक्विपमेंट लगा दिया, AWS लगा दिया, जहाँ वहाँ आपको पूरा डेटा मिले, प्रिसिपिटेशन का मिले, विंड स्पीड का मिले, टेम्परेचर का मिले, या आपको कोई जो है बाकी अध्ययन कर ग्लेशियर मॉनिटर करना है, ग्लेशियर की स्थिति क्या है, कितना इसमें मूवमेंट हो रहा है, कितना मास लॉस हो रहा है, कितना मास आ रहा है, या उसके नीचे जियोमेट्रिकल टोपोग्राफी फीचर कैसे बन रहे हैं, एवलांच की स्थिति क्या है, लैंडस्लाइड की स्थिति क्या है, रॉकफॉल की स्थिति क्या है। तो ये इन चीज़ों का भी साथ साथ अध्ययन होना चाहिए। अगर इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ें पहले हुई होती तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले हो जाती कि यहाँ लेक बन रहे हैं, या यहाँ पर एवलांच के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, एवलांच की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, या लैंडस्लाइड ज़्यादा है,
या रिवर चौक होगी तो कितना पानी इकट्ठा हो सकता है एकदम से। तो ये चीज़ हमारे पास है नहीं और किसी ने उसके बारे में सोचा भी नहीं। सडनली जब पूरा काम हो गया तो अपनी अपनी बातें बना रहे हैं। हिमालय में जो स्टडी होती है, जैसे आप भी पूरा जीवन आपने हिमालय पे स्टडी किया, हिमालय के ग्लेशियर, हिमालय के एनवायरनमेंट और उसमें होने वाले चेंजेस को लेकर, तो एक सवाल ये है कि मतलब कितना हम कितना हिमालय को समझ पाए हैं, हमारे वैज्ञानिक कितना समझ पाए हैं, जान पाए हैं हिमालय को। जब मैंने कहा ना हिमालय में ना एकदम समझना बहुत मुश्किल है कि आप जाओ और कुछ समझोगे करके। इसमें भी जो है बहुत सारी एक्टिविटीज है। हिमालय भी उठ रहा है, हिमालय इंगस माउंटेन, उसमें कई न्यूट्रल एक्टिविटी हो रही है अंदर। तो उसके हमें कई पहलू उसको समझना है। हमने उसकी टोपोग्राफी समझनी है, हमने वहाँ का क्लाइमेट समझना है, वहाँ पर के क्या रिसोर्सेज है उनको समझना है, वहाँ की वेजिटेशन में क्या चेंजेस आ रही है वो समझना है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत बड़ा आस्पेक्ट है। तो अभी लगे हैं कई इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारा वाटर इंस्टीट्यूट है, ये वाटर इंस्टीट्यूट पूरे हिमालय के लिए ही है। तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, बहुत कुछ हमें जानने को मिला कि क्या है क्या करके। जैसे अर्थक्वेक के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है, ग्लेशियर की स्टडी के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये चल रहा है, ये काम चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है साइंटिस्ट लोग इंस्टीट्यूट जो काम कर रहे हैं वो तो अपने इससे कर ही रहे हैं, पर जहाँ पर ये चीज़ें होती है, जहाँ पर कोई डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए, वहाँ पर गहन अध्ययन किया जाए, चाहे इनसे रिक्वेस्ट करके किया जाए। आप इन करोड़ों रुपये खर्च करते हैं डैम में, 1-2 करोड़ इसमें कर दो खर्च, किसी को बोलो इसमें हमें पूरी डेटा की स्टडी दोगे। DPR से पहले भी हमें इसकी स्थिति क्या करके एक रिपोर्ट उससे मांग लो कि यहाँ पर ग्लेशियर कितने हैं, ग्लेशियर की स्थिति क्या है, क्या क्या यहाँ पर प्लस पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए ना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि ऋषिगंगा बहुत नैरो वैली है, और क्या उस तरफ से कभी कोई स्टडी ऋषिगंगा से हिमालय की ओर हो पाई है क्या? हाँ, अभी कुछ मेरे कलीग ने एक तो पब्लिश किया था, उन्होंने ऋषिगंगा ग्लेशियर पर ही अपनी स्टडी की थी। तो उन्होंने काफ़ी ग्लेशियर बताया, ग्लेशियर बहुत ज़्यादा रिसीड हो रहा है क्या करके, लूज मटेरियल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, और एवलांच भी कभी उन्होंने बहुत सारे मार्केट है यहाँ के, एवलांच आ सकते हैं क्या करके। लेक कभी उन्होंने ज़्यादा स्टडी की थी, लेकिन रिमोट से में छोटे मोटे लेक दिखाई नहीं देते। लेक का तो उन्होंने कुछ ही उन्होंने उसमें मार्क कर रखा है, ज़्यादा नहीं कर पाए। पर एक ये भी एक पहला डाटा है, प्रीमियम डेटा है जो एक आपने बनाया कि उन्होंने कम से इतना तो बताया कि यहाँ पर इतने ग्लेशियर हैं, ग्लेशियरों के खिंचने की रफ्तार है, ये इससे रिलेटेड हो रहे हैं, इतना मेल्टिंग हो रहे हैं, इतना लैंड बरेन लैंड बन रहा है जहाँ ये डेब्रिस सब इकट्ठा हो रही है, यहाँ जगह एवलांच के आने के चांसेस हैं। तो ये एक प्रीमियम स्टडी है। तो इसको कन्वर्ट करनी है डिटेल स्टडी में, जैसे है जो जहाँ आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट चल जाए, जो भी काम हो रहा है, तो उसके लिए ये स्टडी बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि जहाँ ये हाइड्रो प्रोजेक्ट हो रहा है हिमालय में, उत्तराखंड ही नहीं पूरे हिमालय में, तो ये स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है कि ग्लेशियर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ग्लेशियर की उस एरिया में क्या स्थिति है, वहाँ पर कौन कौन से जो है डिजास्टर आने की संभावना हो सकती है, कभी क्या क्या हो सकता है, रिवर की स्थिति क्या है, वहाँ पर रॉक स्लाइड है या लैंड स्लाइड है या एवलांचेज है, उनकी स्थिति क्या है, क्या फ्रिक्वेंसी है, वहाँ पर क्या 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 एक्टिविटीज़ ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या क्या चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, केदारनाथ आपदा 2013 में आई है और उसके बाद ये 7 साल बाद फिर दूसरी घटना हुई है। इस दौरान आपको लगता है कि हमारी सरकारों ने या हमारे वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को नहीं समझा कि जो हम प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मैंने आपको बताया भी क्या करके, जब कोई इंस्टीट्यूट काम करता है, कोई साइंटिस्ट काम करता है, तो उसके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसको अभी जो हिमालय में जो काम जैसे सेस्मिक के स्टडी कर रहे हैं या मैपिंग का काम कर रहे हैं, तो एक ब्रॉड सेंस में करते हैं कि इसमें पहले समझ इसकी डायनेमिक्स क्या है क्या करके, ग्लेशियर की डायनेमिक्स क्या है क्या करके, कि हमारे पास कितने ग्लेशियर है क्या करके, इसमें क्या हो रहा है करके, क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, प्रेसिपिटेशन का रेट क्या है, वो विंटर में कितना प्रेसिपिटेशन है, रेन कितनी होती है। तो ये काम करें, पर इसमें यह है कि इसको हम तो एक एज ए रिसर्च करते हैं, और उस पर हमारे क्या फाइंडिंग होती है उसको हम पब्लिश करते हैं कि ये है चीज़ है क्या। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी छोटी चीज़ को शुरू कर रहे हैं, मुझे पता है कि यहाँ पर इतने ग्लेशियर है क्या करिए, यहाँ पर पानी का डिस्चार्ज इतना है करिए, इतना पानी ग्लेशियर से आता क्या करिए, और मैं हाइड्रो प्रोजेक्ट वहाँ बना रहा हूँ,
तो मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम और लोग, जैसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट असेसमेंट करो, इसका पब्लिक का क्या डिफरेंस पड़ेगा, इसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, पर ये नहीं देखते हैं कि जो ऊपर ग्लेशियर है उसमें पानी कितना है, ये पानी हमारे पास कब तक आता रहेगा। और उसके अलावा जो है ग्लेशियर में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, स्नोफॉल का जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है, एवलांस की फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी तो अगर ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में कभी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाए, आपका रास्ता ही बंद हो जाए, आपका प्रोजेक्ट में पानी नहीं आए। तो ये चीज़ें जब तक आप डीप अध्ययन नहीं करोगे, डिटेल स्टडी नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैं तो समझता हूँ जहाँ आप हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वहाँ ग्लेशियोलॉजी का एक पोर्सन पहले उसको भी चलाना चाहिए, तभी जाकर आप इन आपदा से थोड़ा सा आप बच सकते हैं, क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको फोरकास्ट कर नहीं सकते हैं, पर यह है कि हम इसमें बचाव कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक और जो सवाल है मेरा, ये है कि जो रिमोट सेंसिंग हो रही है हमारी, या यूसेक जो काम कर रहा है, क्या या यूसेक वाले करते हैं जो, क्या ये इनका दायरा वो है, या सरकार को, खासकर उत्तराखंड में लगातार आपदाएं आती हैं, तो क्या सरकार को इससे भी कुछ अलग से एक टीम अलग से ऐसी बनानी है, कोई एक ग्रुप ऐसा बनाना चाहिए जो हिमालयन स्टडी करे? मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जैसे हमने SDRF बना दी है कि रेस्क्यू पार्टी बना दी, आपको आफ्टर डिजास्टर जो है रेस्क्यू करेंगे। मैं समझता हूँ एक ऐसी नोडल एजेंसी बननी चाहिए जो पहले उस एरिया का साइंटिफिक अध्ययन करे, हमें बताए, ये मालूम होना चाहिए कि उसमें वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, अगर SDRF में होती तो इतनी जल्दी, अब हमारा फौज में होती तो इतनी जल्दी रेस्क्यू भी नहीं हो पाता। तो जैसे ही आपने इसके लिए फौज को एकदम तैयार रखा हुआ है, SDRF को तैयार रखा हुआ है रेस्क्यू के लिए, कहीं भी जाकर बचाव कर सकते हैं, वैसे ही एक साइंटिफिक एजेंसी होनी चाहिए जो पहले भी दोबारा जो है इसको बोल रहा हूँ कि वैसे एक ऐसे एजेंसी बननी चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट बनना चाहिए जो ग्लेशियर की स्थिति को देखे, ग्लेशियर के बारे में, हिमालय के बारे में अध्ययन करे, और उसका पूरा अध्ययन करके तब आपको कुछ डेटा दे पाए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाए काम होने से पहले कि यहाँ पर स्थिति ये है कैसे। जैसे हम डैम के लेवल रॉक को देख लेते हैं, वैली को देख लेते हैं, डिस्चार्ज को देख लेते हैं, वैसे ही ग्लेशियर को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है ये। जी कहते हैं कि विकास तो चाहिए, विकास चाहिए, तो जैसे ऑल वेदर रोड बन रही हैं, रेल कर्णप्रयाग तक जा रही है, फिर आगे भी बद्रीनाथ तक जाएगी, तो ये जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं और इनमें जो NGT के जो मानक हैं उनको भी मुझे नहीं लगता कि बहुत हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इससे भी हिमालय प्रभावित होगा? देखो कहीं पे कोई विकास किन शर्तों पर? ना, विकास जहाँ आप कुछ काम डेवलपमेंट करोगे तो आपको कुछ खोना तो पड़ेगा ही, वो तो होता ही है, क्योंकि आपको एक वन वे कभी नहीं, वन वे नहीं, ना वन वे नहीं जा सकते, पर वन वे नहीं जा सकते, आपका जो है प्लस माइनस तो हर जगह होता है। आपका रोड का काम चल रहा है तो उसमें आपको जो है कुछ करना ही पड़ेगा। तो अक्सर में कि ये क्वेश्चन अगर आप मेरे से ने पूछे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो दूसरा सवाल बन जाता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है, मतलब कि हमें कितना संवेदनशील होना है, हमें हिमालय के प्रति बहुत संवेदनशील होना चाहिए। मैंने आपको रिपीटली मैं ये दोहरा रहा हूँ क्या करके कि हिमालय एक जो है यंगेस्ट माउंटेन चेंज है, बहुत फ्रिजाइल है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी अभी हो रही है, अभी हिमालय उठ रहा है, ये आपने भी सुना होगा, हाँ, नॉर्थ की तरफ पुश कर रहा है, तो उसमें इतनी एक्टिविटी हो रही है, सब एक्टिविटी को समझने के लिए इसलिए गहन अध्ययन चाहिए। और हमारे पास क्या रिसोर्सेज है हिमालय में, जो है रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा है, पानी के बहुत बड़ा रिसोर्स है जो जिसके लिए हम हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इनका आपका पूरा डेटा पहले होना चाहिए, आप कोई भी काम करें, चाहे आप
वेदर रोड बना रहे हैं, चाहे आप डैम बना रहे हैं, चाहे रेलवे बना रहे हैं, तो अध्ययन तो पहले, बिना अध्ययन तो आपको कुछ काम ही नहीं करना चाहिए। अब वाडिया के बायो वैज्ञानिकों की टीम उसका अध्ययन करने गई है, तो क्या आपको लगता है कि तुरंत कुछ पता लग सकेगा कि ये हुआ क्या? हाँ, ये अभी वाडिया की टीम आज ही गई हुई है और अच्छे साइंटिस्ट हैं उसमें, जिन्होंने बहुत टाइम तक ग्लेशियर में काम कर रखा है, उनको बहुत आइडिया है। और मैं समझता हूँ कि अगर उनको अच्छी वहाँ पर जाने का सुविधा मिल गई, या वैसे जो हमने उनको बता रखा है कि आप लाता से होके जाना है, बड़ी खड़े। अब स्थिति क्या बनती है रास्तों की, पर वो वहाँ जाने की कोशिश जरूर करेंगे, उस पॉइंट पर कहीं ना कहीं जहाँ से ये चीज़ हुई उसका पूरा सर्वे करके आएंगे। क्योंकि अभी हमें यही पता नहीं किस लोकेशन हो रही है, सब हम एज्यूम्शन कर रहे हैं अब अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ हो सकता है, एवलांस हो सकता है, लीक हो सकती है, ये सब हमारा अपना एज्यूम्शन है ऐसे, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति देख करके, वहाँ की टोपोग्राफी देख करके, वहाँ का क्लाइमेट देख करके, ये चीज़ें हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जो आप टीम गई हुई है वो अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी, वो अच्छा सर्वे करके, पूरा सर्वे करके आएगी, तो बातें खुल कर आ जाएंगी एक्चुअल सिचुएशन क्या थी क्या करके, और एक्चुअल कॉजेज क्या है क्या करके। डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।